वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपंकर खुलबे स्वागत करता हूँ आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और दोस्तों, जैसे कि बहुत खुशखबरी वाली बात है और बहुत खुशी की बात है कि भोलेनाथ के कपाट 25 अप्रैल से भक्त गणों के लिए ओपन होने जा रहे हैं। तो जय बाबा केदारनाथ, जय भोले भंडारी। और आप सभी श्रद्धालु का केदारनाथ धाम में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पे केदारनाथ यात्रा के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जो आप लोगों को सावधानी और प्रिकॉशन लेके चलनी है, जिन बातों का आप लोगों को ख्याल करना है, वो बातें आज इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार, आप लोगों ने अभी तक काफ़ी ब्लॉग्स में ऑलरेडी देख लिया होगा कि केदारनाथ की यात्रा कैसे करें। तो मैं आज आपको ट्रिप में ये बताने वाला हूँ कि केदारनाथ की यात्रा कैसे करें, और साथ में मैं आपको कुछ हेल्पिंग पॉइंट बताऊँगा जो आप लोगों को खास ध्यान रखने हैं, बहुत ज़रूरी है यात्रा के समय। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस ब्लॉग में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, एक बार जोर से बोलते हैं बम बम बोले, बम बम बोले। तो केदारनाथ की जो यात्रा शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत मानी जाती है ऋषिकेश से। गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ एक खूबसूरत धार्मिक स्थल है ऋषिकेश। तो बेसिकली आप लोग ऋषिकेश तक अपनी यात्रा किसी भी बड़ी सिटी से बाय बस और ट्रेन के थ्रू आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। उसके आगे का सफ़र आपको करना है पूरा पहाड़ का, और उसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में आपको प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी, गवर्नमेंट बसेस मिल जाएंगी, और साथ में आपको मिल जाएंगे लोकल टैक्सी। और अगर आप लोगों को टू व्हीलर चाहिए तो आप लोगों को रेंट में टू व्हीलर भी मिल जाते हैं ऋषिकेश से। और गाइस, आप लोग ऋषिकेश से अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पसंद कर सकते हैं, जिस भी जरिए से आप अपनी गाड़ी लेके जाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट व्हीकल में जाना चाहते हैं, टैक्सी में जाना चाहते हैं, वो आप लोग ऋषिकेश से डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ बातें आपको जो ध्यान रखनी है, जो ख्याल रखनी है, वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, तो मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो आप लोगों की सेफ्टी के लिए है और बाकी लोगों की भी सेफ्टी के लिए वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, और आपका ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे जो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है यात्री रजिस्ट्रेशन, यानी कि यात्री पंजीकरण। आप अपना ऑनलाइन के थ्रू और ऑफलाइन के थ्रू करवा सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करवाना। उसके बिना आप यात्रा में फंस सकते हैं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग सकता है। तो उससे बेटर है कि आप लोग एडवांस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और अगर आप लोगों को ऑफलाइन कराना है तो वो ऋषिकेश के पास मिल जाता है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप लोग ऑनलाइन करें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और गाइज, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी यात्रा की शुरुआत मॉर्निंग के टाइम में करनी है। जितना हो सके सुबह अपनी शुरुआत कीजिए, उजाला होते ही शुरुआत कीजिए अपने सफ़र की, यात्रा की। क्योंकि यार, पहाड़ों का रास्ता कई बार बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और ऋषिकेश से डिस्टेंस है अराउंड 225 किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि लगता कम है डिस्टेंस वाइज, लेकिन जब पहाड़ की तरफ आप चलते हैं तो बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है, और ये डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। और दूसरी चीज़, अक्सर पहाड़ों में रात के टाइम में ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है और आगे गाड़ी को नहीं जाने दिया जाता है 8 बजे के बाद। तो आप लोगों को जहाँ भी आप लोगों ने रास्ते में होटल ले रखे हैं, सोनप्रयाग में ले रखे हैं या गुप्त काशी में ले रखे हैं, तो आपको ये ज़रूर
समझना है कि आप लोगों को 8 बजे से पहले हो सके तो 6-7 बजे तक अपने अपने होटल की डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, क्योंकि यार 8 बजे के बाद आपको बिल्कुल भी पहाड़ में सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। और पहाड़ में अक्सर जो लैंडस्लाइड वाले जोन हैं वहाँ पे पहाड़ को बम ब्लास्ट के थ्रू तोड़ने का काम कंटिन्यू रहता है। तो इस वजह से आपको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सके तो आप अपना होटल बहुत टाइम पे ही पहुंच जाए इवनिंग में। और जो गाइस थर्ड पॉइंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अक्सर होता क्या है ना, मतलब यात्रा के दौरान कई लोग होते हैं जो कि ऑन रोड से हट के एन्जॉयमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए जंगल की तरफ जाते हैं या नदी किनारे जाते हैं और वहाँ पे जाके कैंपिंग करते हैं, जो कि मतलब इलीगल भी है। अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। और जंगल में जाके अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग वहाँ पे कोई भी गलत काम मत करें और ऑफ रोड बिल्कुल भी ना जाएं जंगल। और कहीं भी जाके अगर आप सोच रहे हो कि खाना बनाएंगे, मैगी वगैरह बनाएंगे और थोड़ा ही तो टाइम लगता है यार, आग जला देते हैं ऐसे वैसे, तो ये बिल्कुल भी ना मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इलीगल है और उससे मतलब क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर, जिसकी वजह से मतलब बहुत किलोमीटर जंगल हर वर्ड्स यानी कि एवरी ईयर नष्ट हो जाता है, जिसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा मासूम वाइल्ड एनिमल होते हैं और बर्ड्स होती है जो मारे जाते हैं और बहुत सारा जंगल जल जाता है। कई उसके रीज़न होते हैं, कुछ नेचुरल कॉजेज़ होते हैं, हीट एंड ऑल, और बाकी कुछ मैनमेड कॉज होती है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि खाना वाना बनाने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं और कहीं ना कहीं एक छोटी सी आग जंगल को, बहुत चिंगारी भी ना एक पूरे जंगल को जलाने का काम कर देती है, जो कि यार अवॉइड होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक दूसरा रीज़न ये होता है कि जगह जगह स्मोक करते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि यात्रा के दौरान हर प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो स्मोक करते हैं, और उसके अलावा जब भी सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उसके बाद जो उसका स्टफ़ होता है उसको ऐसे ही फेंक देते हैं जंगल की तरफ। तो यार ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो भी सिगरेट का स्टफ़ है उसको पाँव से अच्छे से दबाएं और देखें कि वो बुझ चुका है, अदरवाइज़ वो भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है जंगल को आग लगाने का, जो हम अक्सर देखते हैं जंगल में आए दिन आग लगती है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि उत्तराखंड को हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए नुकसान नहीं है, ये हमारे इंडिया के लिए नुकसान है और पूरी दुनिया के लिए नुकसान है, क्योंकि यार अगर आग लगेगी तो वो और ज़्यादा हीट पैदा करेगी और टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो हम देख भी रहे हैं कि क्लाइमेट में कितना ज़्यादा चेंजेज हो रहा है, और हमने इस साल भी देखा है कि कई जगह पे स्नोफॉल तक नहीं हुई है और किसी भी टाइम पे रेन हो जा रही है। तो वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और बिल्कुल भी यार जंगल के अंदर आग ना लगाएं। बहुत ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इलीगली, और ऐसे स्टफ़ ना फेंके कहीं भी। और गाइस उसके अलावा एक जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मतलब हालांकि इसको हर कोई इग्नोर मारता है लेकिन अनहोनी कभी भी घट सकती है। तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। अक्सर मैंने देखा है कि यात्रा के दौरान लोग शॉर्टकट बड़ा पसंद करते हैं कि यार थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, थोड़ा साइड से चल लेते हैं, थोड़ा साइड से चल लेते हैं, और वो ना बहुत ज़्यादा कभी हार्मफुल हो सकता है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ कि यार आपको पता होगा कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल है, जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा डेंजरस एनिमल भी है कैट फैमिली से, जैसे कि टाइगर एंड लेपर्ड्स एंड स्नो लेपर्ड्स। तो स्नो लेपर्ड्स अक्सर केदारनाथ वाली साइड में होते हैं, और जो टाइगर है वो ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच में हो सकते हैं, और उसके अलावा लेपर्ड कहीं भी हो सकता है। तो यार ये इतने घातक एनिमल है ना, अगर आप गलती से किसी शॉर्टकट में पहुंच गए
और अगर आपका सामना होता है ऐसे वाइल्ड एनिमल से तो यार उसमें आप अपनी जान बचाना तो छोड़ो, भाग नहीं सकते। तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसके अलावा कई सारे और खतरे होते हैं। आपको फिसलने का भी डर है शॉर्ट रास्तों में, और उसके अलावा काफ़ी डिफरेंट काइंड्स मतलब सांप वगैरह होते हैं जो कि बहुत विषैले होते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना कीजिएगा कि शॉर्टकट लें और जंगल की तरफ चलें, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा आपको वाइल्ड एनिमल से हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको अटैक होने की संभावना हो सकती है। तो आप लोग इस सावधानी का बहुत बहुत ध्यान रखें। और गाइस उसके बाद जो पॉइंट है, जब आप अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं गौरीकुंड से, तो उसके बाद जो डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर, और काफ़ी ज़्यादा स्टिप भी है, चढ़ाई भी है। तो आप लोगों को ये चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी है कि यार वहाँ पे ना मतलब पहाड़ में क्या होता है कि हमें लगता है कि यार ठंडा होगा मौसम ये है, लेकिन जब हम ट्रैकिंग करते हैं ना तो मौसम गर्म ही होता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है और डिहाइड्रेशन होने का भी खतरा होता है। तो यार आप अपने साथ वाटर हमेशा कैरी कीजिए, और उसके अलावा जो ग्लूकॉन-डी वगैरह है, लेमन है, वो साथ में लेके चलिए। हालांकि आपको जगह जगह रास्ते में वो मिल जाएगा, लेकिन अपनी प्रिकॉशन के लिए हर बार अपने साथ ये ज़रूर रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है पहाड़ों में भी। तो आप लोग ये सावधानी ज़रूर बरतिए, और अपने पास खाने के लिए कुछ ना कुछ हल्के बिस्किट्स या चॉकलेट अपने साथ रखिए, जो कि ट्रैकिंग में बहुत काम आते हैं, और आपका ट्रैकिंग सीरियसली बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और साथियों उसके अलावा जो पॉइंट है ध्यान रखने लायक, आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, कुछ आपको कठिनाइयाँ ना हो। उसको और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए आपको कुछ बातें पहले से ध्यान रखनी है। अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको पहले से तय करना है। उसके अलावा रहने के लिए आपको होटल या कैंप उसके बारे में पता ज़रूर होना चाहिए कि केदारनाथ में होटल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर आप लोग जा रहे हैं तो आपको वो रहने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार यात्रा स्टार्ट हो गई है और बहुत लोग ट्रैवल करने वाले हैं। पिछले बार भी हमने देखा रिकॉर्ड टूट गया था, हर साल रिकॉर्ड टूटते जा रहा है। तो इस बार भी उम्मीद है कि भोले बाबा के दर्शन करने बहुत ज़्यादा भक्तगण आने वाले हैं। तो आप लोगों को अपने रहने की पहले से व्यवस्था करनी है। आप लोग वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं लोगों से, या फिर आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं भी फिगर आउट करूँगा कैसे क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। और बाकी मेक श्योर कि आप लोग वहाँ रहने की व्यवस्था अपने करके चलिए। अगर आप लोग कैंप लेके जा रहे हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे कहीं भी कैंप लगाना, तो ऐसे कैंप लगाना कहीं भी अलाउड नहीं है। वहाँ पे कैंप लगाने की परमिशन होती है, और आपको कैंप किराए में भी मिल जाते हैं और रूम भी आपको किराए में मिल जाते हैं। लेकिन बस यह है कि आपको उसके बारे में थोड़ा पहले से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ताकि आपकी यात्रा बहुत सुगम बने। और साथियों थोड़ा इस पॉइंट पे भी ध्यान दीजिएगा, हालांकि आप लोग अपनी पूरी तैयारी करके चल रहे होंगे केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए, और कई बार आप लोग मेट्रो सिटी से आते हैं या फिर बाहर ऐसी जगह से आते हैं जहां बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन आप वैसी तैयारी नहीं करते हैं कि केदारनाथ धाम में क्या ठंडा होगा इसके बारे में। तो ये मैं बता देता हूँ, वहाँ रात के टाइम में टेम्परेचर -डिग्री तक पहुँच जाता है और कड़ाके की ठंडी होती है। और यार बारिश तो ये बोलो कि कभी भी हो सकती है, साथ में बर्फ़बारी भी हो सकती है। तो आप लोगों को -डिग्री क्लोथ्स कपड़े अपने साथ कैरी ज़रूर करने हैं, और साथ में एक्स्ट्रा जूते शू स्लीपर अपने साथ कैरी करने हैं, ताकि कोई भी आपको हानि ना हो। क्योंकि यार अक्सर ये होता है कि बारिश होती है या बर्फ़बारी होती है, उसमें आपके जूते गीले हो जाते हैं और उसके बाद ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने पास ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ज़रूर रखें, ताकि यार मैं चाहता हूँ कि आपकी यात्रा सुगम रहे, कोई आपको कठिनाई ना हो।
और आप लोग अपने अपने काम में अच्छे से फिर वापस भी होए बिना बीमार हुए। तो ये आपको प्रिकॉशन लेनी है। और गाइस एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। जैसे कि आप लोग यात्रा में निकले हैं और रात का टाइम भी हो सकता है, तो आप अपने पास टॉर्च और लाइट ज़रूर रखें, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे ट्रैक में जब आप चलेंगे पैदल रात के टाइम में, तो वाइल्ड लाइफ भी देखी जा सकती है, क्योंकि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं। तो आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए लाइट्स वगैरह ज़रूर रखें। और अगर आप लोग फ़ोटोग्राफी करते हैं या कैमरा या ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए, क्योंकि यार कोल्ड वेदर में ना बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत एक्स्ट्रा बैटरी अपने पास रखनी है, ताकि आपको किसी भी टाइप की असुविधा ना हो। और टॉर्च रखना है, उसके साथ एक्स्ट्रा बैटरी रखनी है कि आपकी यात्रा में कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए। तो ये प्रिकॉशन आपको बहुत ज़रूरी अपने साथ कैरी करना है। और यार एक और पॉइंट जिसका आपको विशेष कर ध्यान रखना है वो है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, किसी ऑफ ट्रैक में ना जाएं। और यार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने साथ बड़े बड़े स्पीकर्स कैरी करते हैं, बहुत शोर मचाते हुए जाते हैं गानों में। तो यार ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि यार इतने शांत वातावरण में आप पहाड़ों में जब सफ़र करते हैं ना, तो उसको नेचुरल जो सॉन्ग्स हैं बर्ड्स की, उसके साथ अपने सफ़र की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू आप जो म्यूज़िक कैरी करते हैं। यार म्यूज़िक बिल्कुल भी कैरी ना करें, क्योंकि यार वहाँ वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है उसकी वजह से। और यार कुछ टाइम के लिए जो यात्रा खुलती है उसमें मतलब बहुत सारे जीव जंतु वहाँ हमेशा रहते हैं, लेकिन आप लोगों के शोर शराबे से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होती है। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग यार बड़े बड़े स्पीकर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, और कहीं भी मतलब गाने ज़्यादा वॉल्यूम में ना बजाएं, ताकि यार वाइल्ड लाइफ को किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस ना हो हमारी वजह से। और यार एक पॉइंट और, लास्ट नॉट द लीस्ट, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार, अपने साथ गार्बेज बॉक्स या फिर कोई कैरी बैग कैरी करें, जिससे यार आप कहीं भी कूड़ा ना फैला के उसको अपने बैग में डालें और अपने साथ वापस ले जाएं। कहीं भी यार कूड़ा करकट बिल्कुल भी ना फैलाएं। इतनी पवित्र जगह में हम यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम कहीं भी कूड़ा करकट ना फैलाएं। और कहीं अगर ऐसा कूड़ा करकट दिखता भी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको उठा के साइड करें। तो आप लोगों से भी यही विनती है कि यार कूड़ा करकट अपने साथ लेके जाएं, कहीं भी अननेसेसरी फैलाए ना। और यार वाइल्ड लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। और कहीं भी अगर आपको वाइल्ड लाइफ दिख रही है, तो यार वहाँ पे आप लोग खाना वगैरह ना दें। अगर बंदर लंगूर आपको वहाँ पे दिखते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है उनको खाना बिल्कुल भी ना दें, जो कि इलीगल भी है। अगर हम वाइल्ड लाइफ एक्ट में देखें, तो कहीं भी जानवरों को खाना देना, जो वाइल्ड एनिमल को खाना देना बैन है। तो आप लोगों से ये विनती है कि यार जानवरों को उनके हैबिटेट में प्लीज़ खाना बिल्कुल भी ना दें। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और आप लोगों से भी विनती है कि ऐसा ना करें। और गाइस ये कुछ पॉइंट है जो आपको केदारनाथ यात्रा में ध्यान रखने हैं, और अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए ये सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। इसमें से अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरी बात से एग्री है तो कमेंट कीजिएगा और लिखिएगा जय केदारनाथ, जय भोले बाबा। और आप लोगों की यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों को भोलेनाथ के बहुत अच्छे से दर्शन हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बम बम बोले।
बाय।